रात के 2 बज रहे थे। मैं अभी अभी अपने कमरे से आई थी। मेरे पीछे मेरी ननद विशाखा भी आ गई थी। विशाखा को अपने साथ देखकर मैं हैरान हो गई। विशाखा, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे, मैंने उससे कहा तो नाराज़ होने लगी। भाभी, मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। बोलो तो क्या चाहिए? मैंने जल्दी में कहा। मुझे बहुत नींद आ रही थी। भाभी, मुझे आपका ये सूट बहुत प्यारा लगता है। आप प्लीज़ ये मुझे दे दो, मैं आपको सुबह वापस कर दूंगी। मेरी ननद इस तरह भोली बनकर कहती थी कि मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी वह मेरी छोटी बहनों की तरह ही थी। मैं उससे कोई चीज़ अलग नहीं रखती थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। हाँ हाँ विशाखा, तुम ज़रूर ले लेना। अभी तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें ये सूट सुबह दे दूंगी। नहीं भाभी, मुझे ये अभी चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे के अटैच बाथरूम में चली गई। मैंने उसे कपड़े चेंज करके तो दिए, मगर मुझे अजीब लग रहा था। मैं उसे धोकर साफ सुथरा करके देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट भी दिखाए, मगर वह तो वही कपड़े लेना चाहती थी। मैंने उसे कपड़े दे दिए। वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मुझे ध्यान आया कि अरे, दुपट्टा तो यहीं छोड़ गई। वैसे तो ये कोई वक्त नहीं था किसी के कमरे में जाने का, लेकिन वह 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी। मैं दुपट्टा लेकर जल्दी ही अपनी ननद के कमरे में आ गई, मगर उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और वह अपने कमरे में नहीं थी। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने जाकर अपनी सास के कमरे में देखा, मगर वह वहाँ भी नहीं थी। हे भगवान जी, विशाखा कहाँ गई? मैंने सोचा। इतने में मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो देखा विशाखा वहाँ से अंदर आ रही थी। विशाखा, तुम इस वक्त बाहर कहाँ गई थी? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाज़ा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास एक बिल्ली नज़र आई थी, उसे भगाते भगाते बस बाहर चली गई थी, विशाखा ने कहा। तो मैं सोच में पड़ गई। फिलहाल मैं उसे दुपट्टा दे दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। आज विक्रम को गए हुए 3 दिन हो चुके थे। मैं उन्हें बहुत याद करती थी। उनकी यादों में खोए हुए मुझे नींद आ गई थी। सुबह मैं उठी तो मेरा सर भारी हो रहा था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकावट हो गई थी। मैंने उठकर घर के सारे काम निपटा लिए। सुबह के 8 बजे अपनी बहन को फ़ोन करके बैठी ही थी कि विशाखा मेरे कमरे में आई। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, विशाखा ने थके अंदाज में बताया। बात को छोड़ो, ये तुम बताओ हुआ क्या? मैंने आगे बढ़कर विशाखा को थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। लगता था जैसे वह बुखार में है। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो वह बुखार में तप रही थी। भाभी, मेरी तबीयत को ना जाने क्या हो गया है, विशाखा ने बड़ी तकलीफ भरी आवाज़ में कहा। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, मैंने कहा। लेकिन विशाखा अपने कमरे में जाना चाहती थी। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर चाय वगैरह देकर वापस आ गई। अपनी बहन से बातें करते करते दिन का वक्त हो गया। मैंने दोपहर का खाना बनाया, मगर विशाखा खाने की मेज पर नहीं आई। मैं उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं परेशान हो गई। फिलहाल घर के बाकी काम भी देखने थे। मेरी सास भी विशाखा को बुला बुला कर थक गई थी। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। विशाखा कमरे से बाहर नहीं आई। मैं विक्रम की याद में अलग बिजी थी, इसलिए मैंने विशाखा से कुछ नहीं कहा। अगले दिन विक्रम आ गए। मैं खुशी खुशी उनका स्वागत किया। अब मुझे विशाखा का ख्याल आया। वह भी विशाखा से मिलने गए थे, मगर विशाखा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कहने लगी, मुझे लगता है कि विशाखा मेरी किसी बात से नाराज़ हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वह 2 दिन से ही अपने कमरे में बंद है। हम में से किसी को कुछ नहीं बता रही है कि क्या बात है। विशाखा की वजह से अब हम घर वाले भी परेशान थे। बड़ी मुश्किल से विक्रम और मम्मी जी ने विशाखा के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बरसों की बीमार नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर गहरे पीले रंग की परछाई हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले रंग के हल्के दाग पड़ गए थे। इससे पहले कि हम विशाखा से कुछ पूछते, वह घर के दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। ठंडा पानी की छींटें उसके चेहरे पर मारी, मगर उसे होश नहीं आया। मैंने उसकी नब्ज चेक की तो बहुत कम धड़क रही थी। तब हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। जल्दी से विक्रम गाड़ी ले आए। हमने विशाखा को गाड़ी में डाला
और अस्पताल पहुंच गए। वहां हमने विशाखा को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा दिया। एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि विशाखा की हालत नाजुक है, उसे 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। विक्रम और मम्मी जी मुझे कोसने लगे, बोले तुमने ही उससे कुछ कहा होगा, वरना वह खुद को कमरे में क्यों बंद करती। मैं मम्मी जी और विक्रम की बात का क्या जवाब देती। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी ननद से बहनों जैसी मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि विशाखा की हालत अब थोड़ी अच्छी है, मगर हमें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसे किसी गंभीर टेंशन में रखा गया है। इस बात पर विशाखा और मेरी सास मुझे घूरने लगी, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर हम लोग विशाखा से मिलने उसके कमरे में गए। इस बात पर मेरे पति और मेरी सास मुझे घूरने लगे, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर हम लोग विशाखा से मिलने के लिए उसके कमरे में गए तो वह अपने खाली खाली आंखों से ऊपर की छत को घूर घूर कर देख रही थी। उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया था कि विशाखा को सांस घुटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा, वरना अगर देर हो जाती तो वह मौत के मुंह में जा सकती थी। विशाखा के बारे में ये जानकर मम्मी जी बहुत शौक हुई। सास की घटना ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन में विशाखा को अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया। डॉक्टर हमें बुलाकर इस बात की पूछताछ भी की और कहा कि हम विशाखा को बाहर की ताज़ा हवा में रखें। हम विशाखा को घर ले गए तो वह कुछ खोई खोई सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गहरी परेशानी हो। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, बल्कि वह बार बार अपने कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मजबूर होकर हमने भी उसे उसके कमरे में जाकर रख दिया, मगर डॉक्टर ने कहा था कि विशाखा को कोई परेशानी नहीं देनी। इसी वजह से हम भी परेशान थे, क्योंकि विशाखा की बात न मानते तो भी उसके लिए अच्छा नहीं था। विशाखा ने अपने कमरे में फिर से जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर उसका दरवाज़ा बंद रहा। हमें दोबारा शक होने लगा। उसका दरवाज़ा बजाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सांस फूली हुई थी। वह फिर परेशान लग रही थी और अब की बार भी वैसा ही हुआ। मैं धड़ाम से जाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और दोबारा से बेहोश हो गई। मम्मी जी और विक्रम मुझे डांटने लगे। मजबूरन एक बार फिर विशाखा को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने वही बात कही कि तुम लोग हमारी बात शायद समझ नहीं पाते, उसे ताज़ा हवा में रखो। बार बार उसका दम घुटने की वजह से उसके साथ ये समस्या आती है। अब अगर यही लापरवाही रखी गई तो विशाखा को दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है। इस बात पर हम सब शक में पड़ गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब मैंने विक्रम से बात की। अब विशाखा को कमरे में अकेले नहीं रहने देना चाहिए। अगर ऐसा ही करेंगे उसकी सेहत को खतरा होगा। विक्रम बोले, वह सब तो सही है, लेकिन अगर बगैर जाने हम उसके कमरे से अलग रखेंगे तो वह उलझ जाएगी। तुम्हें उसके बंद कमरे में झाँक कर देखना होगा। अकेले कमरे में ऐसी क्या बात है जो ये हमारे सामने बैठने से कतराती है। विक्रम के बात भी सही थी। मैंने विशाखा के कमरे में खिड़की के पर्दे को खिसका कर रख दिया था ताकि वह अकेले कमरे में ही हो और मैं उसे देख सकूं। आखिर ऐसी क्या बात है जो विशाखा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना नहीं चाहती। रात का खाना खाकर विशाखा अपने कमरे में चले गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पहले ही मामूली सी उसकी खिड़की का पर्दा खोल रखा था। इस बात का शायद विशाखा को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। सामने कमरे में नज़र पड़ी तो देखकर मैं हैरान हो गई। विशाखा ने अपने आजू बाजू बहुत मोमबत्ती जला रखी थी और वह उनमें चुपचाप बैठी थी। विशाखा ने अपने बाल खोल रखे थे। उसका हुलिया अजीब सा था। उसने सर पर चादर भी नहीं ओढ़ी हुई थी और मोमबत्तियाँ उसके आजू बाजू जल रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि विशाखा का दम मोमबत्ती जलने से ही घुटता है। मोमबत्ती से एक खास तरह की गैस निकलती है जिसकी वजह से इंसान को सांस की बीमारियां होती हैं, और अगर ज़्यादा देर इंसान मोमबत्ती के सामने बैठा रहे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैं जल्दी दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दी, जबकि विशाखा ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे, मोमबत्तियाँ बुझाकर एक दराज में डाल दी और दराज बंद कर दिया और गुस्से में बोली, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मुझे और कोई बहाना नहीं सूझा तो मैंने कहा, विशाखा मेरी जान, वह कपड़े मेरे वापस कर दो जो तुमने
1-2 हफ्ते पहले लिए थे। मुझे कल ज़रूरी काम पर जाना है। वह कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम मुझे अभी दोगी तो मैं उन्हें धोकर छत पर डाल दूँगी। सुबह सूख जाएगा तो मैं फंक्शन में पहन कर चली जाऊँगी। मेरी बात पर विशाखा का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ भाभी, आपके कपड़े? वह तो मैं भूल ही गई थी। आप ऐसा करो, मेरा और कोई कपड़ा ले लो। मैं आपको वह अभी कपड़े नहीं दे सकती। क्यों भाई? मुझे तो अभी चाहिए, मैंने जोर दिया। वह कपड़े तो देना नहीं चाहती थी मगर मेरी नज़र सामने हैंगर पर पड़ी। मेरे कपड़े सामने ही लटक रहे थे। अच्छा तो विशाखा, मेरी बात सुनो, तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा तो हटा दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है। मैंने ये कहकर विशाखा के कमरे का पर्दा हटाना चाहा। भाभी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिना पर्दे के कैसे सोऊंगी? कोई बात नहीं विशाखा, इस घर में और कौन गैर है? तुम्हारा भाई ही तो है और मम्मी जी हैं। तुम ऐसे ही सो जाया करो। मैंने आगे बढ़कर पर्दा भी हटाना चाहा। विशाखा ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, सुबह बात करेंगे। मैंने विशाखा से जिद करना अच्छा नहीं समझा। कमरे में आकर विक्रम को सारी बात बता दी। उन्हें बताया कि विशाखा का सांस बार बार बंद होने की क्या वजह है। मेरी बात पर भी वे हैरान हो गए कि विशाखा को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में पड़ गई है। तुम मेरी बहन को जानती हो, मगर मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि विशाखा ये सब बिना वजह कर रही थी। खैर, मैं उस वक्त बाथरूम में चली गई। मैंने एक टब में निरमा डाला और जो कपड़े मैं विशाखा को 1 हफ्ते पहले दिए थे उसमें डालने लगी कि मेरी नज़र अपनी सूट के गले पर पड़ी। देखा तो वहाँ अंडे के छिलके लगे हुए थे। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कपड़े को पलट कर देखा, काफ़ी जगह पर अंडे के छिलके लगे हुए थे। बदबू भी आ रही थी। बहुत गुस्सा आया। विशाखा ने मेरे कपड़ों का ये क्या हाल कर दिया था। मैं सोचने लगी, मेरे सारे कपड़े गंदे करके अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कपड़े जल्दी से सर्फ में भिगो दिए और ज़्यादा पानी डालकर उन्हें खंगालने की कोशिश की। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे कपड़ों में जगह जगह के अंडों के छिलके लगे हुए थे, जबकि कपड़ों में काफ़ी सारा रंग भी डाला गया था। कपड़े टब में डालकर मैं बाहर आई तो विक्रम मेरा इंतजार कर रहे थे। वह भी परेशान थे। मैंने उन्हें ये बात बताकर और ज़्यादा परेशान कर दिया था, मगर मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं रात भर यही सोचती रही कि विशाखा के लिए ऐसा क्या करूं कि उसे मुझ पर विश्वास हो जाए, वह अपनी हर बात मुझसे कहे और मैं उसे इस मुसीबत से बचा लूं। न जाने उसने अपने दिमाग में क्या बवाल पाल रखा था। यही सोचते सोचते रात के 3 बज गए। मैं काफ़ी देर तक जगती रही। मुझे करीब करीब सुबह का वक्त हो गया। जब नींद आने लगी तब मैं उठकर नहा धोकर पूजा पाठ में लग गई। मगर सुबह के करीब 7 बजे मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनी। मेरी सास रो रही थी, जबकि मेरे पति भी ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं फ़ौरन हड़बड़ा कर उठी, बाहर गई तो देखा घर में हमारे कुछ रिश्तेदार भी आए हैं, जबकि माँ जी का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी, क्या हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची तो देखा कि सामने मेरी ननद विशाखा चारपाई पर ठंडी पड़ी थी। उसके मुंह से खून आ रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। माँ जी, उसे क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर अपनी ननद का सर गोद में लिया और विक्रम ने मुझे जल्दी जल्दी विशाखा को संभालने को कहा और खुद गाड़ी लेने चले गए। विशाखा बहुत बीमार थी, उसके मुंह से खून की उल्टियाँ आ रही थी। विक्रम जल्दी से गाड़ी लेकर आए। हम विशाखा को अस्पताल लेकर गए। अब की बार तो हमने उसे दवाइयाँ भी वक्त पर दी थी, मगर भगवान ना जाने क्यों फिर ऐसा हुआ। विशाखा को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल वालों ने आईसीयू में भर्ती कर लिया। विशाखा की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि विशाखा ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है और सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसकी बीमारी डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी सुबह शाम टेस्ट करके थक गए थे, मगर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अगली सुबह 4 बजे हमें ये खबर मिली, विशाखा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मम्मी जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह भी मुझे मनहूस कह रही थी कि तू तो मेरी बेटी को खा गई। ये ना जाने क्यों तूने किया। मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनका दुख समझ सकती थी, इसलिए चुप रही। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक नौजवान लड़की 1 हफ्ते के अंदर बीमार रहकर जिंदगी की बाजी भी हार सकती है। विशाखा को दुनिया से गए हुए अब 21 दिन ही हुए थे। मैं विशाखा के कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े गरीबों को दान कर दिए। अब विशाखा का कमरा करीब करीब खाली रह गया था। सिर्फ उसकी एक अलमारी थी
जो उसके बेड के पास रखी हुई थी। अलमारी पर हर वक्त एक मोटा सा ताला रहता था। विशाखा के जाने के बाद उसकी चीज़ों को यादगार रखना चाहिए था, लेकिन उसके बेड के पास पड़ी उसे चीज़ ने मुझे उस ताले को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि उसकी अलमारी में ऐसा क्या रखा था और उन दिनों जब बीमार हुई थी तो उसकी क्या सरगर्मियाँ थीं। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर ताला अलमारी के अंदर बना हुआ था, इसलिए खोल नहीं पाई। मिस्त्री को बुलाकर बड़ी मुश्किल से वह ताला तोड़ा गया। उसके अंदर से किताबें और फाइलों का एक पुलंदा निकला। मैं एक एक करके वह किताबें देखने लगी तो मेरे होश उड़ गए। किताबें भूत प्रेत और आत्माओं से भरी पड़ी थी। दरअसल मेरी ननद बचपन से ही लंगड़ी पैदा हुई थी। वे एक टांग से थोड़ा सा लचक के चलती थी। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। भगवान न जाने कब विशाखा इन चक्करों में पड़ गई थी। पहले तो उसने आत्मा वगैरह से बात करने की कोशिश की, फिर ऐसी चीज़ करने लगी जिनकी हकीकत की दुनिया में कोई भी मतलब नहीं था। मेरी विशाखा की डायरी वगैरह पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह अपने अपाहिज होने की बीमारी को इस आत्माओं से ठीक कराना चाहती थी। उसे कोई और शिकार नहीं नजर आया तो उसने मुझे निशाना बनाना चाहा। भगवान की कृपा थी, विशाखा ने मुझसे कपड़े भी उसी मकसद से लिए थे, मगर उसका ये अमल फेल हो गया था और मोमबत्ती और चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से उसे सांस की तकलीफ हो गई थी। विशाखा को वक्त पर इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि वह इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ जादू का असर समझती रही। अब उसे दिल का दौरा पड़ा तो वह भी दम घुटने की वजह से हुआ। विशाखा अपने कमरे में बैठकर क्या करती है, हम इस बात से बेखबर थे। अब ये हाल था कि विशाखा को कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि मम्मी जी यानी मेरी सास खाली विशाखा की हिमायती करती और खुद विशाखा किसी की बात नहीं सुनती थी। अपनी मरी हुई ननद के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश कि वह एक बार भी मुझे तो कहती, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती, नहीं तो कोई और हल निकालने की कोशिश करती। मेडिकल की दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, मगर उसने गलत रास्ता अपनाया और अपनी बीमारी में मुझको भी अपना शिकार बनाने का सोचा। भगवान ऐसे लोगों को अच्छी राह दिखाए, साथ साथ उनको सब्र करने की भी हिम्मत दे। अपनी कमियों पर सब्र करना सीख जाए, बजाय उनके उन कमियों को हल करने के लिए किसी आसान रास्ते को तलाश करे। आप सभी से मेरी विनती है कि मेरी मरी हुई ननद के लिए प्रार्थना करें। मैं उसे अपने पूरे दिल से माफ़ कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान भी उसे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।